दोस्तों नमस्कार, मैं रोहतास मंडाना, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ हरियाणा। और इस समय हम मौजूद हैं करनाल में। कुछ समय पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी कोरोना वैक्सीन को लेकर। किसी ऑफिस से किसी ऑफिसर के पास कॉल की गई थी। कुछ समय पहले ही एक वीडियो भी वायरल हुई थी चंडीगढ़ से, जहां पे एक व्यक्ति आवाज़ लगा रहे थे कि कोरोना वैक्सीन गलत है, इसको मत लगाओ। तो कौन है वो व्यक्ति, मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी ने सुना होगा नाम वंडर किड ऑफ इंडिया यशस्वी बलहारा। उनके पिताजी डॉक्टर देवेंद्र बलहारा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब कार्यक्रम चलाया हुआ है कोरोना वैक्सीन के खिलाफ। ये क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार रोहतास जी। कोरोना वैक्सीन को लेकर आप काफ़ी खिलाफत कर रहे हो हर जगह पे, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बताइए आप भी। मैं सिर्फ वैक्सीन का नहीं खिलाफत कर रहा हूँ, मैं खिलाफत कर रहा हूँ इस महामारी को प्लांट करने के पूरे षड्यंत्र का। जी। सबसे पहली बात, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ। मान लीजिए मैं सवाल उठाता हूं सरकार की किसी गतिविधि के ऊपर, तो सरकार का डिसीजन ये होना चाहिए कि वो आकर के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे किसी हमारे आरोप का या हमारी किसी बात का वो जवाब दे और जनता को जस्टिफाई करे, उसको कंफ्यूजन में ना डाले। ऐसे थोड़ी है कि आपने आंख बंद करके एक जनधन योजना चला दी, लोगों के पैसे खाते में आ गए और उसके बाद उनके पैसे मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से कट गया, और जब पता लगा कि एक अकेले एसबीआई बैंक ने ही 10,000 करोड़ रुपया 6 महीने के अंदर कमा लिया, मिनिमम बैलेंस वाला 15-15 रुपए 20-20 रुपए चार्ज लगा के। फिर आपने नोटबंदी कर दी बिना पूछे ही, पब्लिक से बिना पूछे। पब्लिक को लठ लग रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हो। यानी जब पब्लिक से रिलेटेड आप कोई डिसीजन दे रहे हो, उसके बाद उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री को और सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि इससे जो हो रहा है और जो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसका जवाब क्या है। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो जनता को यह समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ झोल है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी महामारी जब होती है, महामारी के लिए या तो आपके पास कोई पैमाना तो होगा महामारी का कि भाई इतने लोग मरने चाहिए, इतने लोग इन्फेक्शन होना चाहिए, इतने लोगों को इसका फैटेलिटी रेट क्या होना चाहिए, कितनी मोर्टेलिटी रेट क्या होना चाहिए, कि कितने लोग मरेंगे। मान लीजिए 100 लोगों को ये बीमारी है तो उसमें से कितने लोगों के मरने के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है जल्दी टाइम से पहले। जैसे मैं आपको बताऊं, हर 5 मिनट में अपने देश में 2 मरीज टीबी के हैं जो मर रहे हैं, और टीबी का मोर्टेलिटी रेट करीब 35% है। तो दस्त लगने से हमारे देश में लगभग हर साल 10 लाख के करीब बच्चा मरता है। इलाज ना मिलने की वजह से 10 लाख के करीब बच्चा मरता है। तो लगभग 20 से 25 लाख बच्चा तो सिर्फ इसलिए भी मरता है, malnutrition की वजह से 8 लाख बच्चा हमारे देश में मर जाता है 5 साल की उम्र से पहले। तो जब हम इस बीमारी का शुरुआत में ही WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1% से भी कम है, तो उसके बाद पता चला कि 0.27%, यानी कि 1000 में से कोई 3 लोग इससे मरने के चांसेस है, वो भी तब जब कोई खतरनाक, कोई उनको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी हो जो टर्मिनल डिजीज हो जिसमें मौत संभव है जल्दी। तो अब ये समझ में आता है कि ये महामारी किस बेसिस पर डिक्लेयर कर रहे हैं। आप सोचिए, आप जब अपने बच्चे को पैदा करते हैं और जब उसकी परवरिश कर रहे होते हैं तो आप प्लान कर रहे होते हैं कि जब मैं ये बड़ा हो जाएगा 10वीं के बाद तो मैं इसे कहाँ डालूंगा, कॉलेज के अंदर, फिर इसका शादी हो जाएगी, हमारे 2 बच्चे हैं, तो जब हम घर बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि 25 साल बाद जब इनकी शादी होगी तो इनके लिए अलग अलग हम कमरे बना देते हैं। यानी कोई भी आदमी जब प्लान करता है अगले 20-30 साल प्लान करता है। तो जो ये लोग हैं ये प्लान करने लगे। अब आप इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है इंदिरा गांधी के टाइम में लगाई हुई इमरजेंसी और नसबंदी से भी देख सकते हैं कि वहां उस वक्त भी नसबंदी की क्या जरूरत पड़ी थी, जब उससे कई गुना जनसंख्या होने के बाद भी हमारा देश सही से सर्वाइव कर रहा है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी के ऊपर कौन सा दबाव था कि उसको नसबंदी जैसा खतरनाक और गंदा डिसीजन लेना पड़ा था। उससे पहले युद्ध की स्थिति आई थी। देखो, नसबंदी के डिसीजन से पहले यह साबित करा गया था कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मजबूत है, जैसे यहां पे हो रहा है। दूसरी बात, महामारी की जो मैं बात कर रहा था, महामारी डिक्लेरेशन से पहले 2006 में और 2009 में WHO ने महामारी शब्द की डेफिनेशन को ही बदल दिया। जैसे मोदी साहब ने 2014 के बाद आने के बाद में एक डेफिनेशन बदली थी कि महंगाई सूचकांक में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। दालें महंगी हो जाएंगी तो दालों को महंगाई सूचकांक से निकाल दो, तो दाल का रेट बढ़ने से महंगाई सूचकांक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आंकड़ों में
खेल बदल दो। अब आंकड़ों में खेल बदलने की 2006-9 में इन्होंने क्या किया, 2006 से पहले 9 से पहले एक कोई आंकड़ा होता था कि इतना तो इस महामारी का स्प्रेडिंग रेट होना चाहिए, इतना इसका मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, इससे ज्यादा लोग मरेंगे तो उसको महामारी घोषित करेंगे। लेकिन 2009 में जो फाइनल चेंज किया WHO ने, जो एडिटिंग करी उसके अंदर महामारी की डेफिनेशन में, वो ये किया कि केसेस किस हिसाब से बढ़ेंगे। आप देखिए पहले दिन से टेलीविजन, मीडिया, अखबार, रेडियो पर एक चीज आपको हर 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर रिमाइंड कराई जाती है कि कौन से जिले में कितने केस आए, उस केस का इलाज कैसे हुआ, उस केस से क्या हुआ, ये नहीं। उस दहशत में जिन लोगों ने सुसाइड करके जान दी, जिन्होंने अस्पतालों से कूद के जान दी, उनको मोदी जी ने दिया क्या? जब आज वो दहशत नहीं है, आज जना जना पहचान गया। आज मैं और आप बिना मास्क के, मैंने कंडीशन रख दी थी आपको कि मास्क नहीं लगाओगे तो हम इंटरव्यू देंगे, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि मास्क लगाने का क्या मतलब है? ताकि आपको हर मिनट याद रहे कि आप गुलाम हैं, क्योंकि महामारी तो है नहीं है, लोग तो मर नहीं रहे हैं। एक्चुअली खांसी जुकाम को एक नए नाम से प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये मैं क्यों कहता था? जब 2020 में आदर पूनावाला आ करके आज तक के अपने इंटरव्यू में ये कहता है कि मेरे पास 5 करोड़ डोज तैयार पड़ी है। मार्च में तो महामारी भी नहीं आई थी भैया, पता भी नहीं चला था क्या वायरस है, क्या म्यूटेंट हो बनेंगे। उस टाइम पे आदर पूनावाला के पास 5 करोड़ डोज तैयार थी उस महामारी की, जिसका अभी कुछ नहीं पता है। और उसने ये कहा था कि जहां सरकार कहेगी हम इसको डिलीवर कर देंगे। उसके बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस आदमी ने ये RT-PCR टेस्ट बनाया था वो भी रॉकेफेलर है। जो WHO को फंडिंग दे रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो मेन संस्थापक लोगों में से हैं वो रॉकेफेलर है। रॉकेफेलर का ही भाई जो है वो टेस्ट किट बनाता है, एक RT-PCR किट बनाना शुरू करता है और 2015 में बनाता है। आप सोचिए, RT-PCR किट बनी 2015 में। 2017 में वर्ल्ड बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि भारत ने टनों के हिसाब से हजारों करोड़ रुपया लगा करके वो किट खरीदी। बीमारी आई नहीं है और किट खरीदी गई है। आज के टाइम में चाहे आप आंगनबाड़ी वर्कर्स को देख लीजिए, चाहे आप अस्पतालों को देख लीजिए, हर जगह पे एक प्रेशर है, केसेस बढ़ाओ, केसेस बढ़ाओ। केसेस कैसे बढ़ेंगे? टेस्ट बढ़ाओ, टेस्ट बढ़ाओ। ये टेस्ट सिंपल एक सा है कि एक आपके पास साइकिल है, आपने टेस्ट करा है कोई RT-PCR के अंदर, क्या है कि आपको एक रेंज सेट करनी है कि इस रेंज से ऊपर वालों को पॉजिटिव दिखा दो, इससे नीचे वालों को नेगेटिव दिखा दो। वो रेंज आपको सेट करनी है भाई। जैसे जब हम पढ़ते थे तो 33% में पास हो जाया करते थे, फिर कोई इंस्टीट्यूशन ये कह देगा भाई मेरे यहाँ टेस्ट देना है तो 50% कम से कम अचीव करना पड़ेगा। ये वो है कि वो बैरियर वो मालिक लगाता है जो टेस्ट कर रहा है। अब ये बात आम आदमी को नहीं पता कि RT-PCR किट अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब क्यों बिल गेट्स को 1.3 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं हम जैसों की बातों को रोकने के लिए? आपके चैनल पे ये वीडियो चलेगी, जब ये वीडियो को पता चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी का मालिक भी वही है और फेसबुक का मालिक भी वही है। तो देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना, बाकी बाद में काम करना, और फिर दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेजते रहना, शेयर करते रहना। तो सबसे अब वही व्हाट्सएप का मालिक है, वही फेसबुक का मालिक जुकरबर्ग, उन्हीं के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने 1.3 बिलियन करोड़ रुपया मतलब लगाया है अभी अभी सोशल मीडिया पे हमारी खबरों को दिखाने वालों का, जो असलियत की पोल खोल रहे हैं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आपके चैनल पर, खट्टर साहब को, मोदी साहब को, IG साहब को, DGP साहब को ये चैलेंज कर रहा हूं, मेरी एक भी बात अगर झूठी है तो इस मुद्दे पर मेरे ऊपर FIR कर दो, मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन अगर मेरी बात झूठी नहीं है तो भैया मेरी वीडियो को डिलीट क्यों करते हो? मेरे बात मैंने पब्लिक के सामने रखी है, पब्लिक को डिसाइड करने दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। आप अपनी IT सेल को लगा दीजिए मुझे कमीना और कुत्ता साबित करने में, कांग्रेसी साबित करने, वामपंथी, देशद्रोही, जो तुम्हें लगे वो करने में, जो घोटालेबाज साबित करने में। लेकिन आप वीडियो को क्यों डिलीट कर रहे हो? आप उस आदमी के ऊपर बोलने पर रिस्ट्रिक्शन क्यों कर रहे हो? आपने चैनल खरीद लिए। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई भी आदमी, आम आदमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सर्च करो, आपको वहां एम्स का डायरेक्टर भी मिलेगा, आपको उसी का अंदर ICMR का डायरेक्टर भी मिलेगा, उसी के अंदर आपको टाटा भी मिलेगा, रतन टाटा भी, बिरला भी मिलेगा, आपको नारायण मूर्ति भी मिलेगा, उसी के अंदर नंदन नीलकेणी भी मिलेगा, अंबानी अडानी तो है ही है। उसके बाद पूरी दुनिया के जितने बड़े
उद्योगपति और कॉरपोरेट घराने हैं वो सारे उसके अंदर हैं। नरेंद्र मोदी उसका मेंबर है, राहुल गांधी उसका मेंबर है। अब तो शायद अरविंद केजरीवाल को भी मैनेज कर लिया गया है। जिस तरीके से वो टीके लगवाने के लिए जोर लगा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि क्यों 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 चौटाला साहब नहीं बोलते हैं, क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोलता है, क्यों खट्टर नहीं बोलता है, क्यों वो नहीं बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज के ऊपर आप सवाल ही नहीं उठाओगे? मतलब कमाल की बात यह है कि धुर विरोधी दिखने वाले लोग एक सुर में बात कर रहे हैं, या तो डरा दिए गए हैं या मैनेज कर दिए गए हैं, और हम लोगों की जिंदगी के मतलब उस एवज में हम लोगों की जिंदगी को स्टेक पर रख करके, मैं तो अपने बच्चे को ऐसे गुलाम भारत में नहीं पनपने देना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि वो वैसे ही खुशहाल जिंदगी जिए जैसे हम बचपन जिया करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो, जब पूरी दुनिया में ये डिक्लेयर हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है, मिनिस्ट्री भारत सरकार कहती है कि स्वस्थ आदमी को मास्क नहीं लगाना चाहिए। स्वस्थ आदमी को मास्क लगाने से उल्टा नुकसान होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, आप बैक्टीरिया पैदा होता है, उसमें नमी आती है, आप अपना ही मतलब जो आपने बाहर फेंका था वो वापस ले रहे हो, तो मैं कैसे लगने दूं? मतलब तो वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेली की जा रही है, लेकिन जैसा आपका मानना है कि कोई लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है, उसके बारे में कुछ बात बताएंगे? और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, साल्ट है, इसके वो क्या है? देखिए, सरकार ने ये कहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी मर्जी पर है, आपकी इच्छा पर है, आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन हर जगह प्रचार ये हो रहा है कि जरूरी है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी यही लड़ाई है कि आप वैक्सीनेटेड आदमी को और नॉन वैक्सीनेटेड आदमी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक साधारण से खांसी जुकाम को अगर आप, अब जैसे इसके अंदर सवाल आ जाता है बीच में, मैं जानबूझ के दूसरा सवाल बात कर रहा हूं कि विदेशों में भी लोग मरे और भारत में भी लोग मरे। उस टाइम पे सिर्फ दो तरह के लोग मरे, या तो जिनको आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के थ्रू वो कुनीन दी गई थी, जिनको स्टीरॉयड दिए गए थे, जिनको रेमडेसिविर दिया गया था, वो लोग मरे, उनके लंग्स खराब हुए, रात को दी सुबह तक आदमी खत्म। वही लोग थे जो किसी बड़े अस्पताल में गए या जो डॉक्टर की जानकारी नहीं थी, तो डॉक्टर ने वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जो ऊपर से आईसीएमआर ने दिया हुआ था। जब लाशों के ढेर लगने लगे, अगले ही दिन प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया, ये कहते हुए कि इस इलाज से कोई कोरोना का इलाज होता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए हम इस इलाज को वापस लेते हैं। और फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास जो गया वो बच गया, जो गाँव के अंदर आरएमपीज थे उनके पास जो गया वो बच गया, जानकार डॉक्टर के पास जो गया वो बच गया। तो उस वक्त ये दूसरी बात, जो वीडियोस पहले आती होती थी चाइना से या से लोगों की लाशें, पता लगा बाद में वो तो मूवीज के सीन थे, जो टेलीविजन वालों ने ऊपर फाइल लिखा हुआ था। अब अपना जो गांव का आदमी है उसको कहां समझ में आता है कि फाइल क्या होता है? ये तो मीडिया वाले तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा के भी आदमियों को बरगला देते हैं, लोग तो क्वेश्चन मार्क तक नहीं देखते होते हैं। तो हमने जब इस वैक्सीन के ऊपर जब हमने खोज करी और देखा कि इसके अंदर क्या क्या है, पूरी दुनिया के अंदर कितने एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं। जिस भी भाई को चाहिए वो आपसे आपके वीडियो के ऊपर कमेंट करके मांग सकता है, वो मेरा नंबर ओपन पब्लिक के अंदर है, वो मुझे व्हाट्सएप करके मांग सकता है कि मैं उसको सारी जानकारी दे दूंगा। क्योंकि जैसे ही मैं आपके यहाँ जानकारी दूंगा तो वो जानकारियाँ फॉल्स कह करके ये वो डिलीट कर देंगे और लोगों तक ताकि असलियत ना पहुँचे। लेकिन इतना कन्फर्म है कि एल्यूमिनियम तो है, मैं ग्रेफीन ऑक्साइड बोलता हूं, कंफर्म है, ग्रेफीन ऑक्साइड भी है, एल्यूमिनियम भी है, और उसके अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक और चीज़ बताया था, कौन से प्रोटीन थे वो, शायद मैं आपको बता दूंगा, कुछ प्रोटीन्स थे, वो प्रोटीन एक्चुअली कैंसर जनक होते हैं। बेसिकली जिसकी बॉडी में वो प्रोटीन चला जाता है, वो प्रोटीन हफ्ते के अंदर आपको कैंसर स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप मरना शुरू कर देंगे। चाहे पेस्टिसाइड्स का प्रचार हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे प्रिजर्व्ड फूड हो, अपने देश के अंदर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को टीके लगा करके हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम इस एलोपैथी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए बेसिकली। तो हमने जब इस बात का पता लगाया कि ग्रेफीन ऑक्साइड बनाने वाला आदमी, उसको खोज करने वाला आदमी अगर ये कह रहा है कि भाई ग्रेफीन ऑक्साइड बॉडी में जाना नहीं चाहिए, अगर ये बॉडी में एक मात्रा से ज़्यादा जाता है तो आप मैक्सिमम 10 साल जियोगे, करीब 70%, ये एग्जाम्पल है। तो 70% और एक डोज में ये करीब 10% के करीब होगा, 5%, 10%। यही कारण है, आप इजराइल में देख लीजिए, चौथा डोज लाना शुरू हो गया। इजराइल में एक कानून हो गया है अब कि आप अगर 3 महीने से पहले आपने डोज लगाई थी तो आप अनवैक्सीनेटेड माने जाओगे।
यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब है 3 महीने पहले आपने डोज लगाई होनी चाहिए। तो अपने भारत में भी डोज पे डोज ये तब तक लगती रहेगी जब तक हर बीमारी की इम्यूनिटी आपके अंदर से खत्म नहीं हो जाएगी। फिर आपको चाहे कुछ भी हो जाएगा, आपको वैक्सीन ही लेनी पड़ेगी। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? आज तो फ्री करके दे रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि आपको बाद में 2000 देने पड़ेंगे, 2000 नहीं देने पड़ेंगे, आपको अपनी किडनी भी बेचनी पड़ सकती है। अगर आपने ये वैक्सीन आज लगवाई तो आने वाले वक्त में आपको लगवाते रहना पड़ेगा, ये गारंटी है इस बात की। अगर आपने आज नहीं लगवाई तो इस बात की भी गारंटी है कि आपको दोबारा नहीं लगवानी पड़ेगी, कभी नहीं लगवानी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं हो सकता। 60,000 तथाकथित कोरोना के मरीज, मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह बीमारी एक्चुअली घातक नहीं है। कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है और बिल गेट्स ने 2019 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और 2017 में अपनी किताब के अंदर साफ साफ बोल दिया था कि इस धरती पर 70% लोग जो हैं वो यूजलेस ईटर्स हैं, इनको मर जाना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। जीरो कार्बन एमिशन वाली धरती तभी पॉसिबल है, एनवायरनमेंट की सुरक्षा तभी पॉसिबल है। ग्लोबल वार्मिंग का एजेंडा इसलिए शुरू किया गया है HAARP हार्प के थ्रू आप जहां मर्जी बारिश कर सकते हैं। आपको बेंगलोर के अंदर सेंटर है, हमारे यहां चाइना में भी है, अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट को ऊपर टेस्ट करने के लिए इन्होंने अपने हार्प सेंटर बनाए थे आर्टिफिशियली। अब इन्होंने टेस्टिंग भी कर ली है कि आपको अगर यहां बादल फट जाए, जैसे जयपुर में अभी बाढ़ देखी होगी आपने 15 दिन पहले, ऐसे ही बाढ़ नहीं, ओले पड़े थे वहां पर, मोटे मोटे ओले जो हिमाचल में भी नहीं पड़ते हैं, तो हमारे यहां भी कम पड़ते हैं, उससे छोटे पड़ते हैं। तो ओले अगर कहीं पड़ने हैं, टेम्परेचर एकदम से बढ़ाना है, अमेरिका कनाडा का अपने एग्जाम्पल दिया थोड़े दिन पहले कि लोग चलते चलते इतना टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री की वो मर गए, फिर बाद में टेम्परेचर वो नॉर्मल हो गया। मतलब दिन में एक बार टेम्परेचर बढ़ा और फिर ठीक हो गया। हफ्ता भर ये प्रोसेस रहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। यानी आने वाले टाइम में अगर आप फसल भी उगाना चाहोगे अपनी, तो ये वहां के वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनके हाथ में खाना नहीं है तो भाई आप गुलाम कैसे बना सकते हो? अगर रिसोर्सेज आपके हाथ में है, अगर आपका खाना इनके हाथ में है। जब ये नरेंद्र मोदी साहब ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बेरोजगारी आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है, तब इनको स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े सीसीटीवी कैमराज और 5G के ट्रांसमीटर्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि आपने जो बॉडी के अंदर इस वैक्सीन के थ्रू डाला है उसको 5G जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। उसके अंदर ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं कि आप चल रहे हैं और 5G के टावर के नज़दीक हैं तो आपको ऐसे चुटकी बजा के बटन दबाया के आपको रोबोट की तरह डाला जा सकता है, जैसे बैटरी डाउन हो गई इस बंदे की। क्योंकि जब मैं सवाल उठा रहा हूं कि महामारी तब होती है जब लोग सड़कों पर चलते हुए मरते हुए नजर आए, तो आने वाले वक्त में आपको वो सीन नजर आएगा। आई गारंटी वाराणसी के अंदर लगने शुरू हो गए हैं। जहां जहां भी स्मार्ट सिटी के नाम पर यह घोटाला हो रहा है वहीं पर यह खेल हो रहा है, क्योंकि लोग इतने बुज़दिल, उन्होंने बुज़दिल तो हैं ही। पिछले 7 सालों में उन लोगों ने लोया का एग्जाम्पल दे दिया, रोहित वेमुला का एग्जाम्पल दे दिया, गौरी लंकेश का एग्जाम्पल दे दिया, नौकरियां छोड़ने का एग्जाम्पल दे दिया, नौकरियों से निकालने का एग्जाम्पल दे। तो लोग डरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। फिर उनको कांग्रेसी कह देते हैं अगर आप सरकार से सवाल पूछते हो तो इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिए कि आप बोल नहीं सकते। अब नौकरियां भी जा रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, आप महंगाई पर भी नहीं बोलेंगे, और साथ में आपके काम की इंफॉर्मेशन ना पहुंचे इसलिए सारे मीडिया को भी खरीद लिया है। फिर सोशल मीडिया पर आप जैसे लोग ना दिखाएं, आप देख लीजिएगा आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, आपको वार्निंग्स आ जाएंगी, आपके पास सरकार का दबाव आ जाएगा और कह देंगे कि तुम ये सब क्यों दिखा रहे हो। भाई दिखा रहे हैं, अगर बलहारा साहब झूठ बोल रहे हैं तो बलहारा साहब को अंदर करो ना भाई, वीडियो क्यों डिलीट कर रहे हो, बात को क्यों खत्म कर रहे हो? तुम उस बात का जवाब दे दो, तुम आके कह दो कि नहीं है, फिर हम दिखाएंगे तुमको सच्चाई पूरी पब्लिक को। लेकिन नहीं, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से लोगों को, अच्छा आप देखिए टेलीविजन के ऊपर जो चलता है, मैं इस खेल को बहुत गहराई से समझता हूं और मुझे मालूम है कि जब भी कोई काम करना होता है, जैसे एक आधा बच्चा आपने इतना स्मार्ट देखा होगा कि उसे मोबाइल लेना होता है या फिर उसे कोई नई चीज़ लेनी होती है तो अपने पापा को 15 दिन पहले कहने लग जाएगा, कोई बर्थडे आने लगेगा या कोई ऐसी चीज़, पापा ऐसी वाली मैंने ऐसे मोबाइल देखा वो बहुत अच्छा है, ये वाली कार बहुत अच्छी है, ये वाली बाइक बहुत अच्छी है, वो लेनी चाहिए हमको, ये लेना चाहिए। वो पहले से लग जाता है प्लानिंग करने। अब आप देखिए 1987 में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा ये डेट गलत बोल दी थी, 85 बोल दिया था। 1987 में रामायण आती है, महाभारत आती है, उसके बाद श्री कृष्णा आता है और 90 तक ये चलते हैं। और 90 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी अपना रथ लेकर निकल लेता है, बाबरी मस्जिद गिराता है, राम
राम के नाम पर, जब पहले कहीं हम बोलते थे ले राम का नाम, राम राम भाई, उसको उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की जय श्री राम में। और जय श्री राम का नारा उस वक्त, मैं बचपन में मुझे याद है, जय श्री राम के नाम पर हम तीर चलाया करते थे, तलवार चलाया करते थे। यानी कि बाबरी मस्जिद का मामला मुद्दा बनाने के लिए उन लोगों ने उससे पहले 4 साल पहले षड्यंत्र रच लिया था। 1992 में बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था। आप 2019 के चुनाव की खेल देख लिए, उससे पहले कौन से हुआ है। उधर से स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक का ड्रामा हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा चल रहा है, उधर उरी फिल्म आ रही है, उधर युद्ध हो रहा है, उधर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ रही है, उधर से प्रचार चल रहा है सेना का, उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर फिल्म आ रही है। अभी यूपी के अंदर चुनाव है, धर्म लव जिहाद के ऊपर एक मूवी आ रही है आने वाले टाइम में। मतलब लोगों को टेलीविजन के थ्रू आपके दिमाग को ब्लॉक करके उसी शक्ल दे दी जाती है कि आप, ऐसा लगता है आपको जैसे मूवी के अंदर जो चल रहा है। जब आप आमिर खान की फिल्म से, 3 इडियट से, और उस वो कौन सा था वो छोटे बच्चे वाला, तारे ज़मीं पे वाली फिल्म है, जैसे उस फिल्म से जब आप अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचने लग सकते हो, तो आप इस तरह के धार्मिक उन्माद वाली चीज़ों से भी तो सोचने लग जाते हो। तो देश के लोगों को ऐसे बेफजूल की चीज़ों के अंदर उलझा के, टेलीविजन और स्क्रीन के माध्यम से लोगों के दिमाग को ब्लॉक करके, असली इंफॉर्मेशन उनकी ना पहुंचे ऐसा इंतजाम करके आप जो मर्जी चला दें, आपका प्रोपेगेंडा सफल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कोरोना वैक्सीन फिर लगवानी, इसका मतलब है खतरनाक है, कहने का भाव ये है, तो लगवानी चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए मुझे एक अधिकार मिला हुआ है कि मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं। सबसे पहले मुझे एजुकेट किया जाए कि भाई ये इस वैक्सीन के अंदर है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अभी तक इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, वैक्सीन को बनने में 10 साल लगते हैं कम से कम, और अभी इस वैक्सीन को बनने में अभी एक, मतलब अभी तो 19 में 20 में तो बननी शुरू हुई है ये, तो इसके क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरे नहीं हुए हैं। आप अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपका बच्चा मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि मेरी परसों डॉक्टर तरुण कोठारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर तरुण कोठारी जो हैं दिल्ली के अंदर एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनका रोज सिटी स्कैन का काम करना पड़ रहा है। जहां यहाँ सिटी स्कैन वालों से आप पूछ के आइए, उनसे डाटा इकट्ठा करिए कि आपके पास आने वाले मिसकैरेज में से टीका लगाई हुई औरतें कितनी हैं, आपको पता चल जाएगा। सिंपल है। आप रैशेज आ रहे हैं, बॉडी के ऊपर खुजली आ रही है, कोड जैसा शरीर हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, आपका सिर में दर्द रहता है, आपकी आंखें सूज गई है, आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, एकदम अचानक मौत हो गई है, आपको हार्ट अटैक आ गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, आपको कुछ हो गया है, तो उस पैरालिसिस हो गया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो, सबसे पहले आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना भाई। आप मेरे को यह समझाइए कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद इसके साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे पहले समझाइए। अगर आप ये कह दोगे कि इसके लगाने की जिम्मेदार ना सरकार है, ना वो लगाने वाला डॉक्टर नर्स चपड़ासी है, ना वो कोई आदमी जो कंपनी वाला है जिसने बनाई है, ना ही बिल गेट्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला है, इसके अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि ये भी ट्रायल पर है। तो आपने अपना शरीर दिया है कि मेरे शरीर पे एक्सपेरिमेंट कर लो। बेसिकली क्या हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए mRNA बेस्ड फैक्ट्रीज बन रही है। बिल गेट का भी आपने 15 दिन पहले इंटरव्यू पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको लगा दूंगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा कि mRNA बेस्ड फैक्ट्रीज आ रही हैं, आपकी बॉडी को जेनेटिकली चेंज किया जा रहा है। जब वो खरबूजा, तरबूज, पपीता, नींबू बिना बीज का बना सकते हैं, तो वो इंसान को भी बिना बीज का बना सकते हैं। इंसान बिना बीज के होंगे तो जितने जो बीज उनको चाहिए वही इंसान आगे बढ़ेंगे, बाकियों के सब खत्म। अब लावारिस संपत्ति को सरकार हथिया लेगी, ये बिल पहले से पास कर चुके हैं हमारे खट्टर साहब भी। सेंटर में भी आ जाएगा कि लावारिस संपत्ति क्या है, पूरे परिवार की फैमिली आईडी ऑलरेडी कनेक्टेड है आपस में। तो यह मालूम है कि अगर मान लीजिए मुझे अगर भाई मेरे को ये मालूम है कि रोहतास को अगर रगड़ना है तो रोहतास के पीछे वाले लोग शोर मचाएंगे, तो मैं रोहतास के तीनों लोगों को क्यों ना लुटका दूं? क्योंकि आपकी आईडी ऑलरेडी बन चुकी है, आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर एक कोड बन चुका है, बार कोड, जो आपकी पहचान है, गुलामी की पहचान। वो पटका गले में टांग के रखना पड़ेगा। जो ये कैमरेज लगे हुए हैं, ये चौराहों के ऊपर कैमरे लगेंगे, ये उस पटके को स्कैन करेंगे। अगर आप उसने वो नहीं पहना हुआ तो आपको रगड़ा जाएगा, और आपने अगर पहना हुआ तो आपकी बिजली भी इसके ऊपर बेस्ड होगी। आपको हर 3 महीने में बूस्टर्स लेने पड़ेंगे। आपका गैस प्रीपेड होने वाला है, घरों के बाहर पाइपें लग चुकी हैं, आपका हर
चीज इसके साथ कनेक्टेड होने वाली है। आपका जिंदगी स्टेट सेंसर्ड होने वाली है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी डिग्निटी, आपकी आजादी, आपका कुछ भी आपका नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, आपका सोना आपका नहीं होगा, आपकी जिंदगी आपकी, क्योंकि आप एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान होंगे। और अगर आपने ये वैक्सीन नहीं ली तो अभी मैंने आपको खबर पढ़ाई थी, और जिसको चाहिए भाई मेरे से व्हाट्सएप करके मांग लीजिए कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो वो प्लांट बना रहे हैं, कि प्लांट बेस्ड एमआरएनए बना रहे हैं, कि आपको सलाद के थ्रू पहुंचा देंगे आपकी बॉडी के अंदर वो सामान जो आपको कंट्रोल करने के लिए काफी है, जो आपको लुढ़काने के लिए काफी है। तो अगर बात की जाए, आपकी बातों से लगता है कि पूरी तरह से ग्लोबल स्कैम सामने आता है। इट्स अ प्योर प्रोपागेंडा, और इस प्रोपागेंडा का जड़ में जिसको जाना है मुझसे सारी इंफॉर्मेशन ले ले। आपके इस वीडियो पे बोलते ही स्ट्राइक पड़नी शुरू हो जाएंगी, इसलिए बहुत सोफिस्टिकेटेड और सभ्य तरीके से मैं आपको बताता हूं। बिग फार्मा को कंट्रोल करता है रॉकेफेलर, जो पूरी दुनिया में डब्ल्यूएचओ को फंडिंग वही देता है, डब्ल्यूएचओ को भी निर्देश वही देता है, और वही आदमी रॉकेफेलर ही पेस्टिसाइड की कंपनियां बनाता है। ये ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कैंसर के अस्पताल उन्हीं लोगों के हैं जिनकी पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं, गले के कैंसर के अस्पताल उन्हीं के हैं जिनकी तंबाकू की फैक्ट्रियां हैं। ये ध्यान रखिएगा, वही तबका उसको कंट्रोल कर रहा है। और अभी इसके अंदर एक देश के अंदर बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था कि वही लोग उन फैक्ट्रियों को कैसे चला रहे हैं, जो उन्हीं अस्पतालों को कैसे चला रहे हैं जो उन्हीं के जनक हैं। तो रॉकेफेलर बताता है डब्ल्यूएचओ को सिलेबस, और डब्ल्यूएचओ सिलेबस देता है हमारे बच्चों को जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ एमबीबीएस का स्टूडेंट वो है जिसने समाज से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ रहा है। 8वीं क्लास में वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की क्लास लेनी शुरू कर लेता है। वो बच्चा समाज के अंदर नहीं जाके समाज की प्रॉब्लम्स का उसको कुछ नहीं लेना देना, उसे अस्पताल बनाने हैं, उसे पैसे कमाने हैं। उनके माँ बाप को पता है कि 80 लाख में सीट मिलती है, 1 करोड़ में सीट मिलती है, तो वो पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि एक प्लॉट बेच देंगे और ये अपन चला लेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आप ये जो गेम प्लान है इन लोगों का, वो रॉकेफेलर चला रहा है, बिग फार्मा का खेल। यानी कि डॉक्टर्स वही पढ़ रहे हैं जो डब्ल्यूएचओ से निर्देश आ रहा है। उसके बाद आ जाता है बैंकिंग सेक्टर का। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आज की खबर है, ये कल की खबर है सॉरी, कि डिजिटल करेंसी आ रही है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जब मैंने 21 अगस्त 2016 को अपनी एक पोस्ट लिखी थी, 21 अगस्त को हमारे गवर्नर, 20 अगस्त को हमारे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बदले गए थे, पटेल साहब आए थे। जैसे ही पटेल साहब आए और मैंने उसकी हिस्ट्री देखी, वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। फिर मैंने देखा कि यार इसको तो इकोनॉमिक्स आती नहीं है। फिर मैंने देखा ये तो अंबानी के यहाँ नौकरी करके आया हुआ है रिलायंस में पहले। तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि आने वाले वक्त में देश एक बहुत बड़ा घोटाला देखने वाला है, और ये घोटाला बैंकों के जरिए होगा, देख लेना। 21 अगस्त के 2.5 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को हमने नोटबंदी देखी। अचानक से सारा सब कुछ सिस्टम खत्म हो गया मिडिल क्लास को ख़त्म करने का, क्योंकि अगर ये खाने लायक अगर ये रहते हैं तो ये आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। मान लीजिए अगर रहते तो आवाज़ उठाते रहेंगे। मान लीजिए मैं आज क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि सरकार के पास मेरे खिलाफ कोई कागज़ नहीं मिल रहा है, सरकार को मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं मिल रहा है। ऐसा भी आप मतलब ये आप बुरा मत मानिएगा, मेरे खिलाफ आने वाले वक्त में बहुत सारी सीडीज़ आ जाएं, बहुत सारे मेरे किसी 15 साल पुरानी कोई करतूत पड़ी हो किसी के मोबाइल में, वो निकल आए, इसमें आप अचरज मत मानिएगा। क्योंकि मुझे अगर डिफेम कर देते हैं तो मेरी बातें सारी की सारी खारिज हो जाएंगी और पब्लिक में मुझे रिजेक्ट करना आसान हो जाएगा। आज मैं खुल के इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे बिका हुआ नहीं हूँ, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड नहीं डाल सकते, क्योंकि अपनी कमाई नहीं है तो हम कहाँ से क्या करेंगे। तो हमने क्या किया कि ये पूरे किसानों के बिल यही हैं, लैंड एक्विजिशन बिल यही हैं, आंदोलन करने के ऊपर जो क्षतिपूर्ति कानून यही हैं, लेबर कानून यही हैं। पहले से वो सारे कानून बना दिए गए हैं कि आपको कैसे रगड़ा जाए। मान लीजिए आज हम आंदोलन करके और ये कहते हैं कि हमें ये 5G के टावर नहीं चाहिए और इनको उड़ाओ यहाँ से, क्षतिपूर्ति कानून बैठा हुआ है, आपकी ज़मीन तक नीलाम करवा देगा कि आपने ये उड़ाए कैसे। मतलब पहले से वो कानून बना दिए कि आपके हाथ बांध दिए गए हैं। और ये मैं आपको बता रहा था इसकी बात रॉकेफेलर की। दूसरे नंबर पे आता है इसके अंदर बिल गेट्स, जो संभालता है सारा आईटी सेक्टर। ये आईटी सेक्टर में क्या आता है कि इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है वो सारा कुछ है। हमारा आधार, हमारी इनकम टैक्स, हमारा पैन, हमारी घर में कितने बच्चे हैं, कितना महीने का खर्चा होता है, कितना हमारी आईटी, सब कुछ एवरीथिंग इज विद माइक्रोसॉफ्ट पड़ा हुआ है। उसी का फ़ायदा उठा करके उन्होंने प्रशांत किशोर को भेजा था सोनिया गांधी को हटाने के लिए, कांग्रेस को डिफेम करने के लिए। कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है। पीएचएफआई को देश के अंदर लाने वाली सोनिया गांधी थी। और आज के टाइम पे अरविंद केजरीवाल इनके साथ शामिल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके साथ शामिल है,
सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अखिलेश यादव एक दिन बोला था कि मैं नहीं लगवाऊंगा टीका, अगले दिन बयान बदल गया था। ऐसा क्या था कि अगले दिन बयान बदल गया? मतलब पहले दिन उसको ज्ञान होता है या अज्ञान है, वो अगले दिन ज्ञान कहां से आया? यानी कि ये इट्स ए प्लान्ड स्ट्रैटेजी। तो ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, हम कुछ भी डालते हैं आपकी आवाज़ को लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे, हम कुछ भी कहेंगे हमारे को रगड़ दिया जाएगा, आईटी सेल बैठ के हमारे को डिफेम करने लग जाएगी, एंड दैट्स ऑल। तीसरे नंबर पे आता है जैकब रॉथस्चाइल्ड, जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर को संभालता है। हमारे देश को 100 अरब डॉलर जो दान दिए थे, जो लोन दिया था इस महामारी से पहले, जो कोरोना के नाम पर दिए थे, लॉकडाउन लगाने के लिए लोन दिया था हम लोगों को, वो कहाँ से आया था? जो एक एक आदमी के लिए एम्बुलेंस आती थी, सैनिटाइजर करने के लिए गाड़ी आती थी, उसका खर्चा कहाँ से आया था? जैकब रॉथस्चाइल्ड ने दिया था इस गेम के लिए। जो बीमारी ही नहीं, जो महामारी ही नहीं है, उसको महामारी साबित करने के लिए मीडिया को लाखों करोड़ रुपया बहाया गया है पानी की तरह। आज भी बहाया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक कितने केस। हालांकि आज हर आदमी को पता लग गया है कि ये एक फ्रॉड है, ये एक प्रोपेगेंडा है। सिर्फ लोगों को, अब जिन्होंने एक टीका लगवा लिया अब वो डरे हुए हैं कि यार अब हम क्या करें, जिन्होंने नहीं लगवाया वो कह रहे हैं कि यार पेपर नहीं देने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो जो अधिकारी रिटर्न में दे रहा है कि ये अनिवार्य है, उसी को हम लोग कोर्ट में घसीट रहे हैं। मेघालय हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि ये हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है और हम किसी को कोई सर्विस डिनाई नहीं करते इस बेसिस पर। अगर हमने बोलना शुरू कर दिया, अगर हम खड़े हो गए, तो ये बाकी सारी सर्विसेज भी ओपन हो जाएंगी। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसकी घोषणा 2 बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं, एक बार संसद में बोल चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा इस महामारी के बाद, एक बार ये बोल चुके हैं, यहाँ लाल किले से 15 अगस्त को भी बोला था। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल खेल रहा है रॉयल फैमिलीज, जिनका राज हुआ करता था 1947 के दौर से पहले, जिस वक्त ये कहा करते थे कि अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता। वही लोग दुनिया भर के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने के लिए फिर से निकले हैं, वही लोग हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए फिर से निकले हैं, उन्हीं लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि सरकारों के अंदर आपके नुमाइंदे बैठे हैं, ये आपका वहम है, ये मीडिया के ऊपर चलाए जा रहे लोगों का प्रोपेगेंडा है। आज भी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी नुमाइंदगी करने वाला एक भी आदमी नहीं है। आपको यह पूछना पड़ेगा अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपने हर मंत्री से कि जब हम लोग मर रहे थे तो तुम कहां थे? जब यह सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था तो तुम कहां थे? आने वाले वक्त में आपको विपक्ष से भी पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी भी जवाब देगा इस बात का कि इस प्रोपेगेंडा का जवाब तुम क्या दोगे, और इसका हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देना पड़ेगा और चौटाला को भी देना पड़ेगा, और जितने ही अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बनाते हैं सबको जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रोपेगेंडा के वक्त देश के लोगों को गुलाम बना रहे थे, उस टाइम तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? जब मैं इस लड़ाई को पिछले 1.5 साल से लड़ रहा हूं, सिंगल डे मैंने मास्क नहीं लगाया, 24 घंटे भी रहा हूं मैं कोरोना वाले पेशेंट्स के ऊपर। जो लोग सुसाइड करने की कगार पर थे, मैंने जाके उनको जप्फी पाके गले लगा के उनको सांत्वना दी कि कुछ नहीं होता है, दिस इज नथिंग बट ऑल पैनिक अटैक और तुम लोग मर जाओगे। मैं अपने ही बच्चे की जिंदगी को आने वाले वक्त में गुलाम होते हुए कैसे देख लूं? मुझे पता नहीं वो लोग कौन हैं जो टीवी के आगे बैठे रहते हैं और टीवी उनका दिमाग ब्लॉक कर देता है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आज आपको आने वाले टाइम में अपने घर का टेलीविजन परमानेंट बंद करना पड़ेगा। अगर अपने आसपास की सच्चाई देखनी है तो आपको उन लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद करना पड़ेगा जो आपकी वीडियोस चलाने के पैसे मांगते हैं, जो अपना काम चलाते हैं, जो इन को नेता बनाने के लिए बैठे रहते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी खबर कौन दिखा रहा है। आप भी अगर सिर्फ नेताओं के इंटरव्यू लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप इनका चैनल भी मत देखिएगा, लेकिन अगर ये आदमी रोहतास आपके गांव की खबर दिखाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को बताता है, अगर ये आपकी समस्याओं को उठाता है, तो आप इसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके लोगों को बोलिए कि इसको आगे बढ़ाए। अगर ये आपकी खबरें नहीं दिखा, अगर आपसे मतलब नहीं है उन खबरों का, अगर सिर्फ मेरी बात हो रही है, तो उस खबर को बिल्कुल मत देखिएगा और बिल्कुल मत प्रचारित कीजिएगा। लेकिन आपके फायदे की क्या खबर है उसको तो समझिए। इतना तो लॉजिक लगा लीजिए कि वो मास्क नहीं रोक सकता किसी भी चीज को। मास्क आज तक किसी कोरोना को नहीं रोक पाया, आज तक कोई वायरस आइसोलेट नहीं हो पाया, और जो वायरस आइसोलेट नहीं हुआ उस वायरस की वैक्सीन कैसे बन सकती है? इतना लॉजिक तो कोई भी लगा सकता है। पर यह बात आपको समझनी होगी कि ये खेल 1, 2, 5, 7, 10, 20 लोगों से नहीं लड़ा जाएगा। आपको अपने गांव के लेवल पे लड़ना पड़ेगा। आपको अपने गांव में जो वैक्सीनेशन सेंटर आए हुए हैं उनसे जानकारी मांगनी पड़ेगी, उनसे लिखित में लीजिए। जिसको बनना है लैबोरेट बने, जिसने लगवानी है लगाए। मैं कौन होता हूं किसी को यह कहने वाला कि आप लगाओ कि ना लगाओ? मैं ये कह रहा हूं उनसे पूछ तो लो कि जिम्मेदार कौन होगा।
उनसे पूछ तो लो कि इसे लगने के फायदे क्या होंगे। जब जब आप ये देखिए, अभी की बात है, इजराइल के अंदर 4 डोज लग चुकी हैं और वहां 4 डोज के बाद 5वीं आ रही है। हमारे देश में आदर पूनावाला अपने 7,000 कर्मचारियों को तीसरी डोज दे चुका है। भारत में तीसरी डोज एंटर कर चुकी है, तो दूसरी डोज का क्या मतलब है? और उस दूसरी डोज से क्या होने वाला बता तो दो। वो कह रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, भारत एक ऐसा देश है जहां नेचुरल इम्यूनिटी पे लोग जिंदा बसे हुए हैं। गांव के अंदर अभी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां हम लोग इन बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में है। यहां धूप भी है, यहां बारिश भी है, यहां गर्मी भी है, यहां सर्दी भी है, यहां सब कुछ है, एवरीथिंग। समंदर भी है, रेगिस्तान भी है। तो मतलब यहां इससे बढ़िया मतलब रिसोर्सेज नहीं हो सकते कहीं पर। और आप इन टीकों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी सारी नेचुरल इम्यूनिटी को ये टीके खत्म करने वाले हैं। यही करने के लिए खेल है। आप एल्यूमिनियम से ब्लड क्लॉट बनते हैं, एल्यूमिनियम से ही आपके ब्रेन हैमरेज होता है। तो फिर जब ये एल्यूमिनियम इतना नुकसानदायक है, तो फिर आपने इनके अंदर क्यों डाला है? फिर आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा उन लोगों से कि भाई अगर इससे कुछ हो जाता है हमारे को, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आप हमें कुछ तो लिख के देंगे ना। आप हमें लैब तो नहीं बना सकते ना। तो अगर जिसको लैब बनना है खुद ही, वो बने 100 बार बने, बस जिसे नहीं बनना है उसे कम से कम फ्री छोड़ दें। इसको मैंडेटरी करना, हम इसके खिलाफ हैं। हमें जानकारी दे करके टीके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता था परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर तरुण कोठारी के साथ, वहाँ एक लेडी आई हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने अपनी व्यथा सुनाने के लिए जब उन्होंने माइक लिया, हम लोग सारे रो रहे थे वहाँ पर। उनका एक 48 साल का बेटा जो कभी बीमार नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, वो टीका लगवा के आता है और एकदम से बीमार हो जाता है। वापस जाती है कंपनी के पास कि हम लोग उस डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहता है हम तो नहीं कुछ कर सकते। और वो सीएमओ के पास जाते हो, कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो जब अब उसके पास जाता है, कंपनी के पास, कंपनी आज तक पिछले 4 महीने में उस बच्चे का एडवर्स इफेक्ट तक में नोट नहीं किया गया। आपके घर में डेथ हो गई, आप अपने बच्चे का, आप अपने लोगों का अपने अंतिम संस्कार कर देते हो, सरकार के खाते में वो लोग टीके से मृत्यु नहीं आती है। तो एडवर्स इफेक्ट अपने देश में काउंट ही नहीं हो रहे। आप वो आंकड़ा ही नहीं दे रहे कि इससे कितना को क्या हो रहा है, क्योंकि आंकड़े तो सारे गायब किए जा रहे हैं। 2019 से पहले जितने लोग मर रहे थे उतने ही आज मर रहे हैं। मतलब हमारे पास आंकड़ा है बकायदा, मेरे पास डेटा है जिसको चाहिए। 17 के कितने लोग मरे, 18 में कितने मरे, 19 में कितने, 20 में कितने, 21 में कितने, सारा आंकड़ा यूं का त्यों है। कोई नई डेथ नहीं हुई है। वो डेथ जो पहले चल रही थी वही डेथ्स अब हो रही हैं। लेकिन अब क्योंकि टीका लग चुका है, अब मरेंगे लोग। एंड आई एम डैम श्योर कि ये टीके से मरेंगे। लेकिन आपको ना कोई जवाब देगा, आपको ना इसका मुआवजा मिलेगा। आपको ये कहा जाएगा कि टीका लगाने का मतलब ही ये था कि हमने अपना शरीर अपने आप दिया है। अब तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर करना चाहिए लोगों को? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस टीके की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपको ये याद दिलाने के लिए है कि सर्वाइवल की लड़ाइयाँ कभी भी रुकती नहीं हैं, वो आपको लड़ते रहना पड़ता है। इन्होंने बहुत शातिराना तरीके से पहले आपको पैसे के ऊपर डिपेंडेंट बनाया, फिर आपको कर्जा देते रहे, नोट छापते रहे, कर्जा देते रहे। ज़मीनों के ऊपर ऑलरेडी लगभग हर किसान के ऊपर कर्जा है। वो कर्जा उतारने की सिचुएशन में इनको आने ही नहीं दे रहे हैं। फिर इनके घरों के ऊपर भी कर्जा ले लिया। अब तो लाल डोरा तोड़ के उनकी भी रजिस्ट्री करके उनको भी कर्जा दे दिया। यानी आप अब कर्जदार हैं, लेकिन धंधे बंद हैं। तो अब आपके पास क्या रास्ते बचे हैं कि आपको अपनी अपनी ज़मीनें नीलाम करनी पड़ेंगी, आपको वो बेचना पड़ेगा। कुछ लोगों ने नशे के चलते बेच दी, कुछ लोगों ने अपने ऐशो आराम के चलते बेच दी। उस चक्कर में जो जेन्युइनली किसान नहीं पे कर पाया वो भी फंस गया और पूरा गांव ने उसका साथ देना बंद कर दिया। एक तो ये डिसाइड कर लीजिए कि गांव के अंदर किसी भी आदमी की आप ज़मीन ना बिकने दें। अगर वो कर्जदार इतना हो गया है कि उससे कर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो बैंक का गांव में घुसना बंद कर दो कि बैंक घुसेगा। बैंक वैसे भी डूबने वाले हैं। इन्होंने पीएमसी बैंक में मुंबई के अंदर ये टेस्ट करके देख लिया था कि अगर आपके बैंक डूब जाते हैं तो बैंकों के बाहर रोने के अलावा इन बुज़दिलों के पास कुछ भी नहीं है। ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। इनको तो आज हिंदू मुसलमान में लगा दो, कल को जाट ब्राह्मणों में लगा देना, परसों बढ़िया ब्राह्मण में लगा देना, परसों रोड और राजपूतों में लगा देना। ये तो इतने मूर्ख, इनको पता ही इतने मूर्ख हैं कि ये जात धर्म में फंस जाएंगे उस दिन भी। तो
कभी आरक्षण का आ जाएगा। मतलब ये बकवास चलाते रहेंगे क्योंकि इनके पास प्रचार तंत्र है। खुद गृह मंत्री ये कह चुका है कि हमारे पास 80 लाख ग्रुप हैं, हम जब चाहें जो अफवाह फैला सकते हैं। तो जी क्या हुआ कि आपके अंदर पहले 7 साल से नफरत भरी जा रही है, एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा जा रहा है, सरकारी तंत्रों के खिलाफ गुस्सा भरा जा रहा है और उधर से सरकारी तंत्रों को बेचा जा रहा है। इस खेल को समझिए। एक तरफ जो चलाया जा रहा है, जैसे हम लोग कहते थे ना कि कोको ले गई, बच्चा कोको की तरफ देख रहा है और आपने सामान पीछे छुपा रखा है, तो वो खेल सरकार आपके साथ कर रही है। तो गांव के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, शहर के लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। एक तो अपने सरकारी तंत्र जो बिक रहे हैं, इनको ना बेचने के लिए अपने डीसी को, अपने राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को मेल लिखिए, चिट्ठी लिखिए और अपना ज्ञापन दीजिए। पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर, जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती, जब तक किसानों की तीनों मांगे मान नहीं ली जाती, तब तक हर सरकारी आदेश की अवहेलना का आदेश जारी कर दीजिए कि हम बिजली नहीं आएगी तो पावर हाउस वालों को हम देख लेंगे, लेकिन तुम लोग बिल नहीं भरेंगे हम तब तक। कोई कर्ज की किस्त नहीं देगा, कोई बिल नहीं भरेगा, कोई टेलीविजन ना चलाए। अपना गांव के अंदर टेलीविजन चलाना बिल्कुल बंद कर दो। मोबाइल के ऊपर आपके सामने अश्लील वीडियोस लगातार आते रहते हैं, उन बंदों को ब्लॉक करिए। आपके सामने मेरी वीडियो नहीं आने देंगे, ये डिलीट कर देंगे, लेकिन अश्लील वीडियो रोज आती रहेंगी हमारे बच्चों के सामने। इस खेल को समझिए। आप उसके ऊपर अगर ये आज तक वाले न्यूज़ चैनल वाले अगर आपके पास इस मोबाइल के माध्यम से घुस रहे हैं तो ब्लॉक कर दीजिए इनको देखिए ही मत। सिर्फ उनको देखिए जो आपकी खबरें दिखा रहे हो, जो लोकल आदमी आपकी खबरें दिखा रहे हो। तीसरा नंबर, गांव में इतना संगठित कर लीजिए कि हम लोग लड़ लेंगे, अपनी लड़ाई को हम बाद में लड़ लेंगे। जैसे दो सगे भाई होते हैं, उनके बीच 100 तरह के झगड़े होते हैं, जब कोई तीसरा आ जाता है तो वो दोनों इकट्ठे होकर लड़ते हैं। आप अपनी लड़ाई फिर लड़ेंगे, भाई क्या दिक्कत है। तो गांव अपना इकट्ठा हो जाइए, A to Z। 3-4 इन पॉलिटिकल पार्टियों के गुर्गे और गुंडे और दलाल होते हैं, इनको निकालिए बाहर। ये अगर चुपचाप गांव की उसमें शामिल, इनको आगे मत बढ़ाने दीजिए, क्योंकि ये आज आपके साथ नहीं खड़े हैं। वो जो लोग बोला फलाने दिवस की शुभकामनाओं के बोर्ड लगे होते थे, जिस वक्त ये कोरोना आया तब वो कहाँ गायब थे, उनसे पूछो तो सही कि तुम क्या कर रहे थे उस वक्त। तो उन लोगों को आगे मत आने दीजिए। अपने बीच के ईमानदार आदमियों को अपने बीच से आगे लेकर के आइए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मत चुनिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी नहीं है, आपने अब देख लिया है। अपने बीच से अच्छे आदमियों को चुनने का प्रण लीजिए, सिंपल ये एक प्रण लीजिए। और सरकार को ये बता दीजिए कि असहयोग आंदोलन की बहुत बड़ी जरूरत है आज के दौर में। टीवी के ऊपर बिल्कुल जाम लगाने की जरूरत है। किसान जब तक जीत कर घर नहीं आते, ये बात समझिएगा। अगर किसान वापस आ जाते हैं जीत करके और तीनों बिल और ये लेकर के, आपके ऊपर लगाया हुआ हर प्रतिबंध वापस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपना देश जितना बेचा है वो सारा वापस हो जाएगा अगर ये किसान जीतते हैं। तो आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, आप कुछ भी करते हो, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसान, इनका पुरजोर समर्थन कीजिए। इनको अगर आपको ये डाउट है कि इन किसान बिलों के अंदर कुछ भी है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि ये क्या है इन किसान बिलों के अंदर। आपसे जो जवाब बनता है आप वो दे दीजिएगा, फिर आप बेशक मत आइएगा। अदरवाइज ये मान लीजिए कि ये लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी नौकरियां भी वापस ली जा सकती हैं। मैं ऑलरेडी इससे पहले ही, जब ये महामारी नहीं आई थी, मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए पहले ही काम कर रहा था जिसमें हर बच्चे को रोजगार संभव है। लेकिन वो काम करेंगे गांव के लोग आपस में मिल करके। तो आपको अगर इस महामारी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो अपने गांव में आके जागरूकता अभियान चलाइए। आप इसके ऊपर, किसी के ऊपर भी जाति हो रही है आपके आसपास, मान लीजिए स्कूल कॉलेज में कोई घुसने नहीं दे रहा है, पहुंच जाइए, जैसे ये किसान पहुंच जाते हैं। आपको कोई पेपर नहीं देने दे रहा है, पहुंच जाइए वहां इकट्ठे होकर के सारे। कल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हाई कोर्ट के एग्जाम्स थे, सुबह 2 शिफ्ट में एग्जाम थे, सुबह थे और शाम को थे। सुबह उन लोग बच्चों को घुसने नहीं दिया जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट भी थी, जिन्होंने दूसरा टीका भी लगवाया हुआ था। उन्होंने अपने मोबाइल में मैसेज दिखाया, लेकिन कहते नहीं रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट कहां से डाउनलोड करें, तुमने जैमर लगा रखे हैं यहां पर। वो बच्चे, उन्होंने आंदोलन किया, मैं वहां पर था उनके बीच में, पूरा चंडीगढ़ की सांस फूल गई। 40 में अलग आंदोलन चल पड़ा, 37 में अलग चल पड़ा, 38 में अलग, 35 में अलग, सब जगह आंदोलन खड़ा हो गया। सारे नौजवान सड़कों के ऊपर आ गए। जैसे ही सारे नौजवान सड़कों पर आए, सेकंड शिफ्ट में किसी से रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं पूछा। तो मतलब ये खेल आप समझिएगा। एकता में बल, ये सबसे मेन चीज है। यहाँ पे उन लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें किसी से कुछ नहीं पूछा गया।
आपका बच्चा उस उम्र में बिलोंग करता हो ना करता हो, आपके बच्चे का पेपर हो या ना हो, आपका बच्चा स्कूल जाता हो या ना जाता हो, आपने इंजेक्शन लगवाना हो ना लगवाना हो, लगवाया हो या ना लगवाया हो, आपके मतलब की चीज हो या ना हो, लेकिन अपने पड़ोसी के ऊपर जाती होते हुए मत देखिए। पुलिस का डंडा नहीं चलेगा, कोई चालान नहीं भरेंगे, कोई 15,000 की बाइक के ऊपर 25,000 का चालान, और सड़कों की हालत देख लो, वाहियात आदमी है ये लोग। इतने गंदे लोगों को आप लोग चुपचाप सहन कर रहे हो। बिजली दिन में 24 घंटे में 4 बार कट मार चुकी है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप बिलों की हालत देख लीजिए क्या है। मैं अरविंद केजरीवाल को बड़ा अच्छा आदमी मानता था कि उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, उसने और चीज़ों पे काम किया, यूनिवर्सिटी बना रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर उसको भी सांप सूंघ जाता है। भाई वो पंजाब में रैली बिना मास्क के खुद करके आ रहा है, यूपी के अंदर संजय सिंह हजारों हजार की रैली कर रहा है लगातार, मनीष सिसोदिया जाकर के वहां पे अयोध्या के अंदर वो यात्रा करके आया है, आशीर्वाद यात्रा करके आया है। मतलब लोग इतने बेवकूफ हैं कि दिल्ली में फिर भी मास्क ओढ़ के, मैं जब उस दिन गया मैं अकेला आदमी था जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। पूरी दिल्ली पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह मास्क लगा रही है, और वो आदमी नेता अपना ऐश कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। खुद पानी के टीके लगवा के, खुद अपना प्रोपेगेंडा रचा के आपको जहर पिला रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये टीके की अनिवार्यता के ऊपर सवाल खड़ा करिए कि हम कुछ भी अनिवार्य नहीं होने देंगे। जिसने लगवाना है लगाओ, जिसने नहीं लगवाना है लगाओ। मास्क आपकी मर्जी पर है, आपको मरना है सांस दम घुट के आप मरिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। जितना मास्क का पैसा लूटा है चालान करके सबको वापस करो, मांगो और सारे मांगो, और किसी बेरोजगार के ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा आने वाले टाइम के अंदर, कोई उसकी फीस नहीं लगेगी उसका फार्म भरने की। ऑलरेडी बेरोजगार है बेचारा, 1,000 रुपये फार्म के ले लेते हो, 1,000 रुपये उसका आना जाने का लग जाता है, 1,000 रुपये उसके 3-4 हज़ार को बोल के, और फिर वो भर्ती चलती है 6 साल, फिर वो चक्कर काटता रहता है कोर्ट में। ये कोई तरीका थोड़ी होता है देश की जनता के साथ ऐसा करने का। हमारे पैसे से तुम लोग चलते हो, हमारे वोट की ताकत से तुम लोगों को ये हक मिला हुआ है कि तुम कुछ भी पास कर देते, और इसका यह मतलब है कि तुम हमें ही मारोगे, हमारा ही दम घोट कर मारोगे। ऐसा नहीं सहन किया जाएगा। आपको एक साथ चलना होगा जहां भी जाएं। अभी मेरे पास एक दोस्त का फोन आया कि सर बेटे के स्कूल में मास्क अनिवार्य कर दिया। वो फलानी जगह जा रहा था तो मैनेजर कहने लगा, बैंक मैनेजर, कि टीका नहीं होगा तो घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा कुछ मत करिए, अपने दोस्तों को लेके जाइए, कम से कम 2 गाड़ियों में जाओ, 10 जने जाओ। कोई पुलिस वाला टोकता है, खड़े होकर पूछिए उससे सवाल, किसने कहा मैंडेटरी है? कौन है जो चालान के पैसे भर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका चालान 2,000 रुपए का है वो ठुल्ला 200 रुपए में मान जाता है? फिर कहां चला जाता है वो कोरोना? आपने देखा होगा कैसे लूटा इन लोगों ने लोगों को और किस तरह से गुलाम बनाया। ये आपको 24 घंटे ये याद दिलाने के लिए है कि आप गुलाम हो। मास्क को उतार के फेंक मारिए अगर जिंदा रहना चाहते हो, और इस टीके का बहिष्कार कीजिए अगर मेरी बात मानते हो तो। और अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो मैं खट्टर साहब को ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मुकदमा करिए, मेरी वीडियो को डिलीट मत करिए। तो आज आपने धमाकेदार इंटरव्यू सुना डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का। होता क्या है, जब भी इनकी वीडियो डाली जाती है तो किसी न किसी रीजन से वो काट दी जाती है। हो सकता है हमारी वीडियो भी काट दी जाए, डिलीट कर दी जाए। उससे पहले आप लोग इसे डाउनलोड भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए। सी न्यूज़ हरियाणा पर ये खबर देख रहे हैं आप। मैं रोहतास मंडाण, धन्यवाद।